जय हिंद साथियों। आज हम लोग इतिहास के सेकेंड पार्ट में इतिहास की जो जानकारी हमें कैसे मिली है, तो हमने कहा कि वेदों से मिली है। और किन किन वेदों से, तो हमने सारे वेदों को बारे में पढ़ा। आइए मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करा लूं। आपको मैं बता रहा था कि वेदों की जो जानकारी हमें मिली थी धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिली थी। वेद, ब्राह्मण, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र, ये सब चीजें हमको ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है, वह पढ़ना है आपका बौद्ध साहित्य से संबंधित। तो याद रहे कि भारतीय इतिहास की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है। अब बौद्ध साहित्य से कैसे मिलती है देखा जाए तो जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, जातक से मिलती है, लेकिन बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसमें बताता है। और ध्यान रखिएगा कि जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, जिसे विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभि पिटक, इसी पिटक से लगातार आजकल तीनों पिटकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमको यह पता करना है कि जो जानकारी हमको अपने इतिहास की मिली, हम यहाँ से मिल रही है, ठीक है ना। यह भाषा किस भाषा में लिखी गई है, जो त्रिपिटक है किस भाषा में, तो पाली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, आप सभी लोग जानते थे कि यह पाली भाषा के लोग, उस समय पाली भाषा बोली जाती थी। अच्छा, हीनयान या प्रमुख ग्रंथ है, कहते हैं कथा वस्तु का जो है उसमें हीनयान सबसे इसकी प्रमुख वस्तु है, मतलब विषय है। ठीक, बौद्ध साहित्य आप देखेंगे त्रिपिटक का अर्थ है तीन टोकरी। क्या नाम है, तीन टोकरी त्रिपिटक का। अच्छा, विनय पिटक इस खंड में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठावसी समुदाय के नियम के लिए और विनय शामिल, क्या ना विनियम शामिल है। ये पहला चीज है, क्या है विनय पिटक में। याद रखिएगा जो ये विनय पिटक है, ये इसमें बातें कही। सूत्र पिटक क्या, इसमें बुद्ध और उनके निकटतम शिष्यों के प्रवचन और उपदेश शामिल है। किसमें, सूत्र पिटक में। यह धम्म पद इस श्रेणी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्लियर हुआ। और लिखा है कि अभिधम्म पिटक, इस पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। तो ये चीजें आपको इतिहास की जानकारी दे रही है। हम क्या पढ़ा रहे हैं, इतिहास की जानकारी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में और डिटेल पढ़ाएंगे। अगला आपको आता है जैन साहित्य। क्या आएगा, जैन साहित्य। और ध्यान रखिएगा कि जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं हम, आगम। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके जो प्रमुख साहित्य हैं कौन कौन है, तो कहेंगे भागवती सूत्र, कल्प सूत्र। कौन, भागवती सूत्र और कल्प। जो भागवती सूत्र है स्वामी महावीर के जीवन कृति का है। और जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है, जैन धर्म का ये प्रारंभिक इतिहास है, ये कल्प सूत्र में मिलेगा, ठीक है ना। अब बात आती है तीसरा है कि इसमें कुल मिलाकर के 12 अंग हैं। कितने अंग हैं, 12 अंग हैं। जैन धर्म का जो मूल सूत्र है ना, वो जैन धर्म का मूल सूत्र था। अब बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। हमें इतिहास की जानकारी ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन है, तो आप देखेंगे कि कौटिल्य के पहला एक है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। इसके लेखक हैं कौन है, तो कहेंगे कि चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, एक ही नाम है। ये रहे आपके विष्णुगुप्त या चाणक्य, या कह सकते हैं कि कौटिल्य। तो ये कुल मिलाकर के एक ही नाम है। और इतिहास की जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय की है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अर्थात मौर्य वंश के समय की है। और यह हमें देती है जानकारी। इसका विषय क्या है, मौर्यकालीन राजनैतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति। क्या लिखा है, मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में विवरण है। ये इनसे जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसकी जो संरचना है वह 15 अधिकरण की है। कितना है, 15 अधिकरण की। और 180 प्रकरण भी है इसमें है। भाषा क्या इसकी है, संस्कृति। ठीक, दूसरी बात करेंगे अर्थशास्त्र के अलावा राजा ऐतिहासिक में, तो एक तरंगड़ी को भी आप बताएं। लेखक इसके क्या है, कल्हड़ है। भाषा इसकी संस्कृत है। विषय क्या है, जम्मू कश्मीर का इतिहास। क्या है, जम्मू कश्मीर का इतिहास। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ से पता लगता है। चचनामा का नाम सुने होंगे। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद है। चच क्या आप सुनेंगे, आप जानते होंगे कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब से आकर के भारत पे आक्रमण किया और इस इलाका को जीत लिया। क्या नाम है, जो ये आप देख रहे हैं वो सिंध का इलाका कहलाता था उस टाइम में। क्या है, सिंध का इलाका। ये लोग आ रहे लड़ाकू थे और सिंध के इलाकों को जीत लिया। और यहाँ पर की जो लिखा गया है ऊपर का, इसे कौन लिखा है, तो कहेंगे लेखक है अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। कौन है, अली अहमद। ये बात ध्यान रखिएगा। ध्यान है कि इसके विषय क्या है, तो अरबों की सिंध विजय।
अरब की सिंध विजय है, सिंध ये है, इसने विजय प्राप्त कर लिया। इसकी भाषा क्या है? फारसी भाषा है। कौन भाषा है? किस भाषा में लिखी गई है चचनामा? तो कहेंगे फारसी भाषा में लिखी गई है। याद आया ना? चलिए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के जो लेखक कौन है? तो कहेंगे पाणिनि है। इसकी विशेषता क्या है? तो संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। इसका जो विषय है कि मौर्य के पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देता है। मौर्य समाज के पहले कौन था? तो कहेंगे नंदवंश था। नंदवंश की भी जानकारी देता है। ठीक, अगली बात है गर्गी साहित्य क्या है? तो आप देखेंगे कि जो गर्गी साहित्य के लेखक है वह है कात्यायन है। इसका विषय क्या है? तो ज्योतिषी है। इसका विषय क्या है? ज्योतिषी। और दूसरा है भारत पर होने वाले एवं आक्रमण की जानकारी देता है। कौन देता है? यह कब देता है? तो कहेंगे ये इतने समय का है। ठीक है ना? तो यह गिरगी लिखा है श्री गर्ग संहिता, ये जानकारी हमको मिलती है गर्गी संहिता से। लेखक कात्यायन। प्रश्न आपको पूछेगा गर्ग साहित्य का लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? कात्यायन। ठीक है ना? इसका जो विषय क्या है? ज्योतिषी। भारत पर होने वाले एवं आक्रमण की भी जानकारी यही देता है। अगला है लिखा है महाभाष्य। महाभाष्य कौन है भाई? आप सब लोग जानते हैं कि इसे पतंजलि साहब ने इसको लिखा है। और पतंजलि साहब कौन भाई? देखिए, इसके लेखक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग कौन था? यही बृहद्रथ को मारकर मौर्य वंश को नाश करके अयोध्या में राज स्थापित किया। यही है पुष्यमित्र शुंग। इसी के दरबार में कौन रहते थे? पतंजलि रहते थे। ये रहे पतंजलि रहते थे। इनकी विषय क्या है? शुंगों की जानकारी दी। शुंगों की जानकारी। शुंग कौन थे? ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। चलिए, अब बात आती है कि हमें इतिहास की जानकारी विदेशियों के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? विदेशियों के द्वारा मिलती है। आप देखेंगे यूनान के लेखक क्या है? रोमन, यूनानी और रोमन लेख आए यहाँ पे। आप देखेंगे चीन के लेखक फाहियान है। अरब के लेखक आए जैसे हम लोग का, ठीक है, और अन्य लेखक। तो ये सारे लेखक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अल-बुरूनी है। ये कौन है? अल-बुरूनी है। तो ये सभी लोगों ने आए और अब भारत में आए और भारत के वृत्तांत को लिखा, अपने देश चले गए। और बाद में हम लोगों ने इनके किताबों से जानकारी को प्राप्त किया कि हमारे देश में क्या क्या था। चलिए, यूनानी लेखक के बारे में बात करें। से प्रमुख लेखक के टोसियस है, हेरोडोटस है, मेगास्थनीज है। ठीक है ना? लिखा है डाइमेकस है, डायनिसियस है, टॉलमी है, प्लिनी है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि सातों के सातों जो लेखक हैं वो यूनानी लेखक हैं और यूनान से आए थे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों के नियाकत, अनोसिक्रेट तथा ऑस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिकांश प्रमाणिक हैं। ठीक है ना? यह विश्वसनीय है। आप जानते हैं कि भारत में सिकंदर भी आया और सिकंदर के साथ बहुत से विद्वान आते थे। वो भी इतिहास लिख के चले गए भारत से। देखिए, भारत में तो नहीं, भारत के उधर पीछे। चीनी लेखक में आप जानते हैं कि फाहियान, संयुगन और वेन सांग भारत पे आए थे। और ये लोग आए और अपने ग्रंथों में लिखा, जहां से जानकारी हमें मिली और हमने अपने इतिहास को लिखना शुरू कर दिया। अरबी लेखक आपने देखा है कि अल-बुरूनी और इब्न बतूता। हालांकि इब्न बतूता बाद में आएगा और ये क्या है कि अल-बुरूनी पहले आएगा। ठीक है ना? अल-बुरूनी पहले आएगा। आइए इसके बारे में भी जाने। ठीक, इतिहास की जानकारी पुरातत्व संबंधित स्रोतों से भी मिलती है। अभिलेख, स्तंभ लेख और सिक्के और अन्य स्रोत। ये रहे आपके अभिलेख, पत्थरों पे लिखे गए लेख हैं। ये स्तंभ गोले हैं, लिखे गए हैं, ये भी पत्थरों पे लिखा गया है। ये आप देख पा रहे हैं सिक्के, इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है और हम इतिहास का लेखन कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख है कि नहीं है? जैसे हम देखेंगे हाथी गुफा, जूनागढ़, नासिक, प्रयागराज स्तंभ लेख, एहोल अभिलेख और क्या है, मंदसौर अभिलेख। तो कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो किसके शासक में लिखा गया था, जानकारी क्या क्या देता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है वह कलिंग राजा खारवेल में है। जूनागढ़ जो अभिलेख है वह रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है ना? नासिक अभिलेख क्या है, गौतमी बलश्री के। अच्छा, प्रयागराज क्या है, समुद्रगुप्त के समय में। एओल अभिलेख क्या है, पुलकेशिन सेकेंड। और क्या है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में। ठीक है ना? रेशम बुनकरों की श्रेणी इसी में से आती है। चलिए, अब बात करते हैं अरबी लेखक के बारे में।
तो अरबी लेखक अल-बिरूनी का नाम सुने होंगे, इब्न बतूता का। हम अल-बिरूनी के बारे में बात करेंगे। तो अल-बिरूनी मोहम्मद लिखा है, देखिए थोड़ा सा लिखने में वो टाइपिंग में दिक्कत हो गया। मोहम्मद, ये है आपका मोहम्मद, इसको काट देता हूं। देखिए हम लिख देते हैं, चिंता मत करिए। क्या भैया, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले, है ना, आने वालों अरबी, क्या आने वाले अरबी लेखक, ठीक है ना, अल-बिरूनी, क्या है लेखक अल-बिरूनी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेखक अल-बिरूनी, ठीक है ना, लेखक अल-बिरूनी। मैं देखिए थोड़ा सा ये कट गया है, टाइपिंग हो गई, लेकिन ये फंड की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि अल-बिरूनी कौन था, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, और उसकी जो पुस्तक है किताब उल हिंद, तहकीकात ये हिंद, भारत की खोज, क्या लिखा गया, मैं लिख रहा ना कि किताब ए उल, है ना, उल हिंद है, क्या है, ये हिंद है, तहकीक, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, समझिए बात में। इसकी जो पुस्तक है, इसकी जो पुस्तक का नाम है किताबे वो उल हिंद है, तहकीकात ए हिंद, भारत की खोज। इसकी पुस्तक भाषा किसमें थी, अरबी में थी। क्या है, धर्म दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, समाज, तंत्र मंत्र, राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को विवरण देती है। कौन, अल-बिरूनी की पुस्तक, ठीक है ना, अल-बिरूनी की पुस्तक, क्या नाम उसका, किताबे उल हिंद, ठीक है ना। अगला है इब्न बतूता। देखिए, इब्न मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को की यात्रा लेखक और खोजी। तो किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग एमबीटी के नाम से जानते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, ये क्या है, यात्र वृत्तांत रिहाला, इसकी पुस्तक का नाम है रिहाला, ये अरबी भाषा में है। जानकारी हमें 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों से मिलती है, दिल्ली सल्तनत की जानकारी हमें मिलती है। इसकी विशेषता है कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का गाजी बनाया, क्या बनाया, काजी बनाया, और काजी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायाधीश बनाया। क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। किसको कहते हैं, काजी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। अगली पॉइंट है अन्य लेखक। देखिए तारानाथ भी आए, जो तिब्बत के लेखक हैं, इनकी पुस्तक है कंप्यूर तयुंग, ठीक है ना। एक है मार्को पोलो, 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की, जो इटली की यात्री, ठीक है ना, ये पांड्य इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। तो ये अन्य लेखक भी रहे, ये क्या है, अन्य लेखक भी रहे। चलिए, इतिहास की जानकारी हमें सिक्कों और अन्य स्रोतों से भी मिलती है। अब क्या है, प्राचीनतम सिक्के, आहत सिक्के, कापाषाण, मंच मार्क सिक्के, ये सब सारे सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन सिक्कों से हम लोगों ने अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त की। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखक का कार्य कौन किया था, तो एवं शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई है ना मुद्रा वाले सिक्कों को भी उसने देखा। संगीत प्रेमी होने का प्रमाण दिया। और क्या है, अरिक मेंडू पुदुचेरी के नियम, जो रोमन सिक्के की यात्रा क्या है, पात्र हुए थे। तो इन सिक्कों से जानकारी हमें मिलती है, किसको, इतिहास लेखन में सहायता मिली। ठीक, चलिए, सबसे पहले भारत के संबंध किससे था, बर्मा से था, ठीक है ना। वर्तमान में म्यांमार है, मलाया और और जावा में स्थित है। तो हमारा जो संबंध पहले प्राचीन समय में किससे था, इन देशों से था, पूर्वी देशों से था। कैसे था, पूर्वी देशों से था। अब हम लोग बात करेंगे कि इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी मिल गई। अब हम लोग शुरुआत करेंगे अगली वीडियो से, क्या शुरू करेंगे कि भारत के इतिहास के बारे में। तो याद रखिएगा कि इसका लेखन के आधार पे जो इतिहास है, उसी इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को इसमें लेखन जो कला नहीं मालूम थी, इसे पाषाण काल कहा जाता था, मतलब पत्थरों का काल कहा जाता था। और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ऐतिहासिक काल हम देखेंगे तो पटनी के बारे में, यानी कि वैदिक काल से शुरुआत करेंगे हम लोग। किससे शुरुआत करेंगे, वैदिक काल से शुरुआत करेंगे।
तो हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो पाषाण काल को शुरुआत करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे। क्या शुरुआत करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास बस। ओके, थैंक यू।